ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट मी चेक मेरा माइक अनम्यूट है ना। ठीक है, सब कुछ रेडी है तो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड। लेट मी सी दैट रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड हार्मोन, थायराइड, एड्रीनल कॉर्टेक्स और इसके अलावा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। हमने इन तीन चीजों को डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड की एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड। ठीक हो गया, तो उसको जल्दी जल्दी समराइज करता हूँ क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एमसीक्यू उस पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम थायराइड ग्लैंड की एम्ब्रियोलॉजी से। ओके, तो जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन कहाँ से होता है? थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन होता है प्रीमिटिव फेरिंग्स से। अब जो फेरिंग्स होती है, इसने टंग, ओरल कैविटी, फेरेंजियल आर्चेस बनानी होती है। ठीक हो गया, तो पहला बात रट्टा मारना है कि जो फेरिंग्स होती है, जो टंग वगैरह के पोर्शन बनाएगी, उसका फ्लोर होता है, वहां से एक चीज बनेगी, दिस इज कॉल्ड थायराइड डायवर्टिकुलम। जो थायराइड डायवर्टिकुलम होता है, पहले ये ओरल कैविटी के अंदर होता है, फिर ये थायराइड डायवर्टिकुलम नेक में आता है, और नेक में आने के बाद ये थायराइड डायवर्टिकुलम थायराइड ग्लैंड बना लेगा। लेकिन ये जो थायराइड डायवर्टिकुलम है, ये नेक में आया तो ये ओरल कैविटी से कनेक्टेड होगा। एक डक्ट होगी जिसको ओरल कैविटी से या टंग से जोड़ेगी। इस डक्ट को बोलते हैं हम थायरोग्लोसल डक्ट। ठीक हो गया, तो जो थायरोग्लोसल डक्ट होती है वो इसको जोड़ती है किससे? ओरल कैविटी से, स्पेसिफिकली जोड़ती है इसको टंग से, और टंग के भी किस पार्ट से? फोरामिन सीकम से, और उस डक्ट को बोलते हैं थायरोग्लोसल डक्ट। तो जो थायरोग्लोसल डक्ट होती है वो क्या असल में होती क्या है? वो एक कनेक्शन पाथवे होता है थायराइड डायवर्टिकुलम का और फोरामिन सीकम का। ठीक हो गया, और एक और बात आपने रट्टा मारनी है, तो जो थायराइड डायवर्टिकुलम होता है उसने बनाना है थायराइड ग्लैंड। ठीक हो गया, जो थायराइड ग्लैंड के दो लोब होते हैं, दो लैटरल लोब होते हैं, उसको जोड़ने वाला इस्थिमस होता है। लेकिन जो थायरोग्लोसल डक्ट होती है, इसका एक ही रेमिनेंट होता है, दिस इज द फोरामिन सीकम। फोरामिन सीकम क्या होता है? फोरामिन सीकम क्या होता है? टंग के अंदर पिट होता है, उसको बोलते हैं फोरामिन सीकम। तो थायरोग्लोसल डक्ट का सिर्फ एक ही रेमिनेंट होता है, उसको बोलते हैं फोरामिन सीकम, और कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर थायरोग्लोसल डक्ट परसिस्ट रह जाए तो ये दो चीजें बनाती है। एक चीज होती है थायरोग्लोसल सिस्ट, और दूसरा होता है थायराइड का एक एक्स्ट्रा लोब जिसको बोलते हैं पिरामिडल लोब। ठीक हो गया, तो अगर ये थायरोग्लोसल डक्ट परसिस्ट रह गई तो दो चीजें बनाएगी, थायरोग्लोसल सिस्ट और पिरामिडल लोब। ठीक हो गया, अब हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। जो थायरोग्लोसल सिस्ट होती है, थायरोग्लोसल सिस्ट, ओके, थायरोग्लोसल सिस्ट की क्या सिग्निफिकेंस है? थायरोग्लोसल सिस्ट एक मिड लाइन स्वेलिंग बनाती है। थायरोग्लोसल सिस्ट एंटीरियर मिड लाइन स्वेलिंग बनाती है, और ये जो थायरोग्लोसल सिस्ट होती है, ये डेग्लूटेशन के साथ भी मूव करती है और टंग की प्रोट्रियन के साथ भी मूव करती है। जबकि सिर्फ थायराइड की जो स्वेलिंग होती है वो सिर्फ टंग की मूवमेंट के साथ मूव नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ स्वालोविंग के साथ मूव करती है। क्लियर? और इसका एक यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोस लिखा हुआ है, वह है सर्वाइकल साइनस। ठीक हो गया, तो जो सर्वाइकल साइनस होता है ये होता क्या है? सर्वाइकल साइनस असल में जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल क्लेफ्ट होती है उसके रेमिनेंट होता है। तो थायरोग्लोसल सिस्ट को आपने डिफरेंशिएट करना है परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस से। ठीक हो गया, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? थायरोग्लोसल सिस्ट एंटीरियर मिड लाइन स्वेलिंग बनाती है, जबकि सर्वाइकल साइनस लैटरल स्वेलिंग बनाती है। थायरोग्लोसल सिस्ट टंग की प्रोट्रियन के साथ और स्वालिविंग के साथ मूव करती है। परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस ये मूव नहीं करती, स्वालिविंग के साथ भी और टंग के प्रोट्रियन के साथ भी। खासतौर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है टंग की प्रोट्रियन। ठीक हो गया, ओके। जबकि नॉर्मल थायराइड की जो स्वेलिंग होती है वो टंग की प्रोट्रियन के साथ मूव नहीं करती, अलबत्ता वो स्वालिविंग के साथ मूव कर जाती है। क्लियर? तो ये आपने चीज नोट कर लेनी है। ठीक हो गया, तो ये आपको क्लिनिकल कोरिलेट आपको मैंने बता दिया थायरोग्लोसल डक्ट का, कि वो सिस्ट बना सकता है, पिरामिडल लोब बना सकता है। अब हम आ जाते हैं एक्टोपिक थायराइड टिश्यू। एक्टोपिक का मतलब है अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। तो जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो कहाँ पे होती है? वंस अगेन टंग पे होती है। तो जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक थायराइड है वो क्या होता है? टंग होता है, जिसको बोलते हैं लिंगुअल थायराइड। अब इसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है? इसकी ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि अगर किसी पेशेंट में थायराइड है ही नहीं और सिर्फ टंग के अंदर है, और अगर आपने उसको निकलवा दिया तो उसमें थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। दैट इज वाई आपने ये देखना है कि अगर एक्टोपिक हार्मोन सिर्फ एक ही जगह पे है तो उसको नहीं निकलवाना, लेकिन अगर एक्टोपिक हार्मोन बहुत सारी जगह पे है तो आप उसको निकलवा सकते हैं। इसके बाद लास्ट हम चलते हैं थायराइड के फॉलिक थायराइड के सेल्स पे। थायराइड के अंदर दो तरह के सेल्स होते
होते हैं फॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल। जो फॉलिकुलर सेल होते हैं एंडोडर्म से बनते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल फोर्थ फ्रिंजियल आर्च से बनते हैं। कैसे रट्टा मारना है, पी से पैरा, पैरा में 4 स्पेलिंग आ रहे हैं, तो जो पैरा होता है फोर्थ फ्रिंजियल पाउच से बनता है। ठीक हो गया। जो फॉलिकुलर सेल होते हैं वो T3 T4 प्रोड्यूस करते हैं, जबकि पैराफॉलिकुलर सेल कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। T3 T4 का क्या फंक्शन होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, जबकि कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन होता है, कैल्सिटोनिन का फंक्शन है कैल्शियम को कंट्रोल करना, कैल्शियम को कम करना ब्लड के अंदर। ठीक हो गया। और अगर फॉलिकुलर सेल का कैंसर हो तो वो दो तरह का होता है, पैपिलरी और फॉलिकुलर। जो पैपिलरी होता है इसमें सेमोमा बॉडी और ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियस होता है। ठीक हो गया। जबकि मेडुलरी कैंसर के अंदर एमोलाइड बॉडीज आपको देखने को मिलती है। तो जो पैपिलरी और फॉलिकुलर होता है ये थायराइड के फॉलिकुलर सेल से बनता है, और जो मेडुलरी होता है ये पैराफॉलिकुलर सेल से बनता है। दिस वाज ऑल अबाउट थायराइड एम्ब्रियोलॉजी। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत एनाटॉमी वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो थायराइड ग्लैंड के जो आर्टरीज होती है, दो तरह की आर्टरी सप्लाई करती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आती है, और जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है थायरोसर्वाइकल ट्रंक से आती है। अब जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक होता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से आता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, हर एक आर्टरी के साथ एक नर्व होती है। लाइक सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ कौन सी नर्व होती है, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है। जबकि इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है। जब आप थायराइडेक्टमी करते हैं तो थायराइडेक्टमी में गलती से अगर आपने इन आर्टरी को लाइगेट करने के साथ नर्व को भी लाइगेट कर दिया तो पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा, तो ये नर्व डैमेज हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये आपको मैंने क्लिनिकल कोरिलेट एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट थायराइड एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है थायराइड हार्मोन की फिजियोलॉजी। थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम है तो मैं एक पार्टिकुलर स्पीड से चलूंगा। ठीक हो गया, लेकिन स्लो स्लो भी जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एनाटॉमी वाला एम्ब्रियोलॉजी वाला पोर्शन। अब हम थायराइड हार्मोन की फिजियोलॉजी वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो जो थायराइड हार्मोन होते हैं, थायराइड हार्मोन का रट्टा मार लेना, थायराइड हार्मोन के दो ही फंक्शन होते हैं मेन। ओके, एक तो आपकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करना। ओके, एक आपकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, और दूसरा थायराइड हार्मोन का फंक्शन होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। एक डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, दूसरा बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। अब जो डेवलपमेंट होती है दो तरह की होती है, एक फिजिकल डेवलपमेंट होती है, ओके, एक होती है मेंटल डेवलपमेंट होती है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेंटल डेवलपमेंट। तो जो मेंटल डेवलपमेंट होती है वो थायराइड हार्मोन के जिम्मे होती है। फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन क्या करती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। तो ये बेसिक दो फंक्शन होते हैं थायराइड हार्मोन के। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये दो बेसिक फंक्शन आपको मैंने बता दिया थायराइड हार्मोन के, T3 T4 के। अब जो थायराइड हार्मोन होता है दो तरह का होता है, T3 T4 होता है। ठीक हो गया। अब ये जो हार्मोन होते हैं इन हार्मोन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड कंपाउंड होता है, स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस होता है, उसका नाम है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा मिनरल है जो कि T3 T4 की सिंथेसिस में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मतलब अगर पेशेंट में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, T3 T4 की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। जब T3 T4 की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी तो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। और अगर आपसे सवाल पूछे मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, तो वो क्या होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। और अगर आयोडीन सफिशिएंट एरियाज है, उन एरियाज में हाइपोथायराइडिज्म का काज पूछे तो आपने हाशिमोटो लिखना है। तो नंबर 1 काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज आयोडीन डेफिशिएंसी, और सेकंड नंबर काज पर आपने हाशिमोटोस रखना होता है। जबकि हाइपर थायराइडिज्म के अंदर मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज। ठीक हो गया। तो हम सीधा फिजियोलॉजी वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो थायराइड हार्मोन होते हैं, ओके, थायराइड हार्मोन के दो बेसिक फंक्शन बताया। एक तो आपकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, वो फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है। दूसरा बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। क्लियर। अब हम यहाँ पर वैसे यहाँ पे सारे फंक्शंस लिखे हुए, इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम थायराइड हार्मोन की रेगुलेशन वगैरह पढ़ लेते हैं। अब थायराइड हार्मोन कंट्रोल कैसे होता है। ओके, तो थायराइड हार्मोन कैसे कंट्रोल होता है, सबसे पहले आएगा आपका मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है आपकी बॉडी का, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक हो गया। ओके, हाइपोथैलेमस होता है। तो सबसे पहले आता है आपका हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, उसका नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है पिट्यूटरी पे जाके काम करेगा, और पिट्यूटरी पे जाके ये जो थायरोट्रोप्स होते हैं वहां से TSH बढ़ाएगा। ओके, अब TSH काम करेगा फोलिकुलर सेल पर, TSH काम करेगा थायराइड के फोलिकुलर सेल्स पर, और वहां पे क्या बना देगा, फाइनल प्रोडक्ट आपकी क्या होगी, T3 और T4 होगी। ज्यादा आपका कौन सा होता है,
T4 होता है। ठीक हो गया। ज्यादा हार्मोन कौन सा होता है? T4। लेकिन जो ज्यादा एक्टिव कौन सा है? वो T3 है। दैट इज वाई पेरिफेरल टिश्यू में जाके जो T4 होता है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो T4 प्रोड्यूस होता है और ये पेरिफेरल टिश्यू में जाके ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब T4 में और T3 में क्या फर्क होता है? T4 में 4 आयोडीन के आइटम या मालिक्यूल होते हैं और T3 में आयोडीन के 3 मालिक्यूल्स होते हैं, और इनको कन्वर्ट कराने वाला जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम है डी आयोडीनेज। ओके, डी आयोडीनेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि T3 इज मोर एक्टिव देन T4। ओके, अब यहाँ पर ये पूरा आपको मैंने मैकेनिज्म बता दिया है। अब होता क्या है, जो फाइनल हार्मोन होता है ना, जो फाइनल हार्मोन आपका T4 है, वो क्या करेगा? अपनी ही सिंथेसिस को, अपनी सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा। जब T4 ज्यादा होगा अपनी सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, यानी T4 TSH को इनहिबिट करेगा और जो T4 है यहाँ पे जाके TSH को इनहिबिट करेगा। ओके, तो जो T4 है अपनी ही सिक्रेशन को रेगुलेट करता होता है। दैट इज वाई अगर T4 ज्यादा होगा तो TSH और TRH कम हो जाएंगे, और अगर T4 कम हो जाएगा तो TSH और TRH दोनों ज्यादा हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव फीडबैक के जरिए काम करते होते हैं। तो ये पूरी रेगुलेशन वगैरह आ गई है, तो उसको हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, ये रेगुलेशन को। ओके, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से टीआरएच आता है, वो पिट्यूटरी पे काम करेगा, टीएसएच को रिलीज कराएगा, टीएसएच फॉलिकुलर सेल पे आके काम करेगा और वहां पे T4 की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। अब जो T4 होता है वो T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब टीएसएच रिसेप्टर पे एक खास तरह की एंटीबॉडी लगती है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। अब रट्टा मार लेना, ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये किस डिजीज में देखने को मिलती है? ये ग्रेव्स डिजीज में देखने को मिलती है। ये एंटीबॉडी क्या करेगी? ये एंटीबॉडी बिल्कुल वही वाला काम करेगी जो टीएसएच करता होता है। ओके, ठीक हो गया, यानी ये टीएसएच के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी और ये T4 की प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। लेकिन क्या होगा, जब T4 जब ज्यादा होगा तो वो हमारे टीएसएच को कम कर देगा। तो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? ग्रेव्स डिजीज में T3 T4 का लेवल ज्यादा आपको देखने को मिलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलती है, और टीएसएच का लेवल आपको कम देखने को मिलता होता है। ओके, ठीक हो गया। बाकी यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेगेटिव फीडबैक फ्री T3 T4 करते होते हैं। फ्री T3 T4 का मतलब क्या होता है? ब्लड के अंदर जो T3 T4 होते हैं वो किसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करते हैं। याद करना कि अगर कोई हार्मोन किसी प्रोटीन से बाइंड करेगा, सपोज ये एल्ब्यूमिन से बाइंड कर रहा है, तो वो प्रोटीन बफर का काम करती है, रिजर्वायर का काम करती है। लेकिन ऐसा हार्मोन किसी काम का नहीं है, बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है। जो फ्री T3 या T4 मॉलिक्यूल होते हैं जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से बाइंड नहीं करते, वही बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। ओके, तो प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, वो क्या करती है? T3 T4 को बाउंड करती है। ओके, ठीक हो गया। और जो बाउंड T3 T4 होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड किया हुआ होता है, वो किसी काम का नहीं होता। वैसे काम का तो होता है लेकिन वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता, मतलब फंक्शन नहीं करता होता, फ्री वाला करता होता है। दैट इज वाई अगर थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल ज्यादा होगा, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल कब ज्यादा होता है? जब आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा, और ईस्ट्रोजन का लेवल कब ज्यादा होता है? प्रेगनेंसी के अंदर ओसीपी यूज की वजह से। तो इस केस में क्या होगा, जो ईस्ट्रोजन होता है वो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ा देगा। जब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज्यादा होती है तो क्या होगा? थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या करेगी? वो T3 T4 को क्या कर लेगी? बाइंड कर लेगी। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से टोटल T3 और T4 क्या हो जाएगा आपको? कम, सॉरी, टोटल T3 T4 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ओके, कैसे? जो टोटल होता है वो किसके बराबर होता है? फ्री प्लस बाउंड। इस केस में बाउंड ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? टोटल वाला भी क्या हो जाएगा? ज्यादा आपको देखने को मिलता होता है। ओके, लेकिन ये वाला जो फ्री वाला है ये अनचेंज रहता है। और अगर थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाती है, किस केस में कम हो जाएगी? अगर किसी पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? प्रोटीन यूरिया होता है, तो जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है वो क्या हो जाती है? वो यूरिन में चली जाती है। या एक पेशेंट स्टीरॉयड को यूज कर रहा है, स्टीरॉयड क्या करते हैं? प्रोटियोलाइसिस करवाते हैं, प्रोटीन को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन नहीं होगा। क्लियर? तो आपने रट्टा मार लेना है। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, बाकी यहाँ पे सारे बताए हुए इसके सिंथेसिस के स्टेप्स वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो T3 T4 होते हैं ये असल में कौन से हार्मोन होते हैं? ये लिपोफिलिक हार्मोन्स होते हैं। ओके, ये कौन से हार्मोन होते हैं? लिपोफिलिक हार्मोन्स होते हैं। ओके, ठीक हो गया। लिपोफिलिक हार्मोन्स हार्मोन्स का मतलब है कि ये क्या कर सकते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इनके पास अमाइनो एसिड जो होता है वो चार्ज अमाइनो एसिड होता है। इस चार्ज अमाइनो एसिड की वजह से इनको एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है जो कि इनको सेल के अंदर डिफ्यूज करवा देगा। लेकिन इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो सीधा ही न्यूक्लियस पे पड़े होते हैं। रट्टा मार लेना कि जो हमारे जो स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं, ओके, जो स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर पड़े होते हैं। ओके, अगर रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में पड़ा हो
तो वो आपका होता है ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन। और अगर रिसेप्टर न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है तो उसकी दो ही एग्जाम्पल होती है, एक विटामिन डी होता है और दूसरा आपका होता है थायराइड वाला T4 होता है। इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस पे पड़े होते हैं। ओके, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इरेलीवेंट बात बता दी है। क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा बेसिक स्टेप्स। अब यहाँ पर इसके फॉर्मेशन के स्टेप्स बताए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टेप वन यहाँ पे देखो, स्टेप वन के अंदर क्या है, जो आयोडाइड आइन होता है, ओके, वो आयोडाइड आइन क्या होगा, पंप होगा सेल के अंदर, थायराइड फॉलिकल सेल के अंदर। ओके, दिस इज अ सोडियम आयोडाइड पंप होता है। तो स्टेप नंबर वन के अंदर पंप होगा। स्टेप नंबर टू के अंदर देखो कि वो क्या होगा, फोलिकुलर ल्यूमिन में भेजा जाएगा और ये थायरोग्लोबुलिन से बाइंड करेगा। स्टेप नंबर थ्री के अंदर क्या होगा, स्टेप नंबर थ्री के अंदर क्या होगा, ओके, ऑर्गेनिफिकेशन होगी, फिर कपलिंग होगी और फिर फाइनली T3 T4 की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। ज्यादा कौन सा प्रोड्यूस होता है, T4 होता है, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव कौन सा होता है, वो T3 होता है। तो इसके स्टेप्स वगैरह यहाँ से देख लेते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ज्यादा एक्टिव कौन सा होता है, ज्यादा एक्टिव होता है आपका T3 होता है, लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस कौन सा होता है, वो T4 ज्यादा प्रोड्यूस होता है। क्लियर? ठीक हो गया। अब इसकी जो पेरिफेरल कन्वर्जन होती है, एंजाइम होता है 5T आयोडीनेज। अब ये जो एंजाइम होता है इसको कुछ चीजें इनहिबिट कर देती है। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दो ड्रग्स। मैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को स्किप करा रहा हूँ, ठीक हो गया। वैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को भी रखना चाहिए, ठीक है। कॉर्टिसोल, बीटा ब्लॉकर और प्रोपैलथायोरेसिल। ओके, तो कॉर्टिसोल, बीटा ब्लॉकर और प्रोपैलथायोरेसिल, ये तीन ड्रग्स होती है जो डी आयोडीनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी ये सिग्निफिकेंस होती है कि जब भी किसी पेशेंट में हाइपरथायरॉयडिज्म है, T4 की प्रोडक्शन ज्यादा है, तो हम ये नहीं चाहते कि वो T3 में कन्वर्ट हो, तो हम ऐसे पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देंगे, प्रोपैलथायोरेसिल देंगे और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे, कॉर्टिसोल दे देंगे। और ये जो तीन सब्सटेंस होती है ये हाइपरथायरॉयडिज्म में इस्तेमाल होते हैं, इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज भी आ गई है, वह है रिवर्स T3। ओके, जो रिवर्स T3 होता है ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट होता है। यानी जो T4 होता है ना, T4, ओके, T4 दो चीजों में कन्वर्ट होता है, एक मेटाबॉलिकली एक्टिव जिसको T3 कहते हैं और एक मेटाबॉलिकली इनएक्टिव जिसको रिवर्स T3 कहते होते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो जो कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल क्या करेगा, कॉर्टिसोल आपके मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कोर्टिसोल होता है वो करता क्या है, कोर्टिसोल T3 की प्रोडक्शन को कम कर देता है और रिवर्स T3 की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। दैट इज वाई जो कोर्टिसोल होता है हम इसको इस्तेमाल करते हैं थायराइड स्टॉर्म में। थायराइड स्टॉर्म एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें हाइपरथायराइडिज्म आपको देखने को मिलता होता है। ओके, बाकी यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इस एंजाइम इज थायरोपेरोक्सीडेज। ओके, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये तीन स्टेप्स को कंट्रोल करता है। ये ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करता है, ऑर्गेनिफिकेशन को कंट्रोल करता है और कपलिंग को कंट्रोल करता है। यहाँ पे एक स्टेप में मिस कर गया था, वह ऑक्सीडेशन, आयोडाइड आयन का ओके आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, दिस इज द ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन है, ऑर्गेनिफिकेशन है और जो कपलिंग है, ये डिपेंड करता है थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम पे। ओके, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम है, अगर इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी आ गई तो इस डिजीज को हम बोलते हैं, ग्रेविस तो नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं हम हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ओके, क्या बोलते हैं हम इसको, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, विच इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन आयोडीन सफिशिएंट एरियाज। ठीक हो गया। तो ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस, जिसको ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस वगैरह भी कहते होते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे पूछे हाशिमोटो थायराइडाइटिस की क्या पैथोलॉजी होती है, तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस में क्या होता है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस में थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और जब एंजाइम के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी तो ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग नहीं हो पाएगी। जबकि ग्रेव्स डिजीज का क्या मैकेनिज्म होता है, ग्रेव्स डिजीज के अंदर मैंने बताया था कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, वो क्या करती है, वो थायराइड TSH के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये चीज आ जाएगी। ओके, अब थायरोपेरोक्सीडेज की एक सिग्निफिकेंस तो मैंने बता दिया कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस में अफेक्टेड होता है। दूसरा, थायरोपेरोक्सीडेज को इनहिबिट करने वाली ड्रग होती है प्रोपैलथायोरेसिल और मेथिमाजोल। ओके, और ये दोनों ड्रग कहाँ इस्तेमाल होती है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म में इस्तेमाल होती है। स्पेसिफिकली मेंशन करूँ, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और आपने एंटी थायराइड ड्रग देनी है तो आप प्रोपैलथायोरेसिल और मेथिमाजोल दोगे स्पेसिफिकली। ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप प्रोपैलथायोरेसिल देते हो और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आप क्या देते हो, मेथिमाजोल देते हो। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए देते हो क्योंकि ये टेराटोजेनिक नहीं होती। ठीक हो गया, लेकिन आप इसको ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये हेपाटोसेलुलर नेक्रोसिस करवा देती है। जो मेथिमाजोल है
वो हिपाटोसेलुलर नेक्रोसिस नहीं करवाती, लेकिन वो टीराटोजेनिक होती है। दैट इज वाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइलथायोरेसिल और सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथिमजोल इस्तेमाल करनी है। इसके बाद यहाँ पे बताया है कि अगर आपने T4 बनाना है तो आपको DIT चाहिए। DIT क्या होता है? डाई आयोडो टायरोसिन। ओके, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होता है वो टायरोसिन होता है। तो T4 में 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल है, T3 में क्या होता है? 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम लास्ट आगे चलते होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक इफेक्ट लिखा हुआ है, वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट और एक जोड बेसिड्यू इफेक्ट होता है। ठीक हो गया? वुल्फ चाइकोफ और जोड बेसिड्यू इफेक्ट होता है। ओके, तो अब हम इसके मैकेनिज्म वगैरह पढ़ लेते हैं। ओके, तो जो वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट क्या होता है? ओके, वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट ये कहता है कि जब हम आयोडीन देते हैं तो जो आयोडीन होती है ना, वो क्या करती है? वो अपनी अपटेक को, अपनी ऑर्गेनिफिकेशन को, अपनी ही सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। ओके, ठीक हो गया? इसका मतलब है कि अगर हम पेशेंट को ज्यादा एक्सपोजर दे दे आयोडीन का, तो वो क्या करती है? वो थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जब थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग वगैरह नहीं हो पाएगी। ओके, तो इन शॉर्ट जो ये वाला जो मैकेनिज्म बताया हुआ है कि अगर आपने आयोडीन वगैरह ज्यादा दे दी है, ओके, तो आयोडीन देने की वजह से उसने पंप को इनहिबिट कर दिया, थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। यानी अगर आप आयोडीन दे रहे हो, आयोडीन देने की वजह से थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट। और अगर आप आयोडीन दे रहे हो, आयोडीन देने की वजह से थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं जोड बेसिड्यू इफेक्ट। ओके, ठीक हो गया? अब दोबारा मैं इन दोनों को लिख देता हूँ। ओके, ओके, लेट मी सी। ओके, तो अगर आप आयोडीन दे रहे हो, और आयोडीन देने से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, अगर आयोडीन देने से हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है, ओके, तो इसको हम बोलते हैं हम, ओके, इसको बोलते हैं हम जोड बेसिडो इफेक्ट। ओके, और अगर आयोडीन देने से हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं हम वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट। ओके, क्या बोलते हैं हम इसको? वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट। ठीक हो गया? ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसका तो मैकेनिज्म मैंने बता दिया कि जो आयोडीन होता है वो टीपीओ को इनहिबिट कर देता होता है। ओके, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कुछ स्पेशल केस में, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को पहले से ही ग्रेव्स डिजीज था, पहले से ही एंटीबॉडी स्टिमुलेट कर रही है, तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी? ज्यादा आयोडीन को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। ओके, दैट इज वाई जो जोड बेसिड्यू इफेक्ट है या उन लोगों में देखने को मिलता है जिनको ऑलरेडी ग्रेव्स डिजीज हुआ होता है, तो उनमें आप ज्यादा आयोडीन दे दोगे ना, तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी? ज्यादा आयोडीन को इस्तेमाल करवा देगी। क्लियर? तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सारा थायराइड हार्मोन की फिजियोलॉजी। बस लास्ट में यहाँ पे चलते हैं। अब थायराइड हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं? जो फ्री हार्मोन होता है, आपको बताया था, वही एक्टिव होता है, स्पेसिफिकली T3 वाला न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता होता है। क्या फंक्शन होते हैं इसका? निमोनिक्स है 7B। सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेन की मैच्योरेशन करवाता होता है। अगर बच्चों में इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्रिटिनिज्म हो जाएगा, फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा बोन की ग्रोथ करवाता है। बोन की ग्रोथ कराने वाला इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 भी था और थायराइड हार्मोन भी था। दैट मीन्स के अगर किसी पेशेंट में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, उसका कद छोटा रह जाएगा, और अगर थायराइड हार्मोन की भी डेफिशिएंसी होती है तब भी कद छोटा रह जाएगा। ओके, शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट स्ट्रेचर, रट्टा मारना है अगर ये कम हो गए। इसके अलावा बीटा एड्रीनर्जिक इफेक्ट, रट्टा मार लेना कि जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं हार्ट पे होती है, बीटा 2 रिसेप्टर वास्कुलर स्मूथ मसल पे होते हैं। अब ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं, ये बीटा 1 रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? नॉर्मल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चलेगी, उसकी वजह से आपको ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट, बीटा 1 रिसेप्टर की जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी, हार्ट रेट ज्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी। दैट इज वाई हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट में आपको पाल्पिटेशन, हाइपरटेंशन वगैरह ये आपको देखने को मिलती है, सिस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होता है। एंड दैट इज वाई जो थायरोटॉक्सिकोसिस होती है उसमें बीटा ब्लॉकर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की नंबर को बढ़ा देती है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जब ज्यादा होगा तो वो ज्यादा क्या ऑक्सीजन को खाएगा, ज्यादा एनर्जी को खाएगा, ज्यादा एनर्जी को खाएगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा होगा। तो उसका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देना। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा देना ग्लूकोनियोजेनेसिस से और ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। और
सॉरी लिपिड्स को भी तोड़ देना लाइपोलाइसिस से। ये दोनों फंक्शन ग्रोथ हार्मोन जैसे है। ग्रोथ हार्मोन भी यही करता था, लाइपोलाइसिस करवाता था और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस सर्फेक्टेंट को स्टिमुलेट कर देता है बेबीज में। अब सर्फेक्टेंट को स्टिमुलेट करने वाले दो ही हार्मोन है, ओके ठीक है। सर्फेक्टेंट स्टिमुलेट होता है दो हार्मोन से, एक होता है कॉर्टिसोल से और दूसरा होता है आपका T3 और T4 से, और इनहिबिट होता है इंसुलिन से, ओके। दैट इज व्हाई इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में आपको सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलता होता है। क्लियर। तो ये हमने थायराइड हार्मोन वगैरह हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, थायराइड हार्मोन की पैथोफिजियोलॉजी पे आ जाते हैं, ओके। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर हम हाइपरथायराइडिज्म, फिर हाइपोथायराइडिज्म के कुछ टाइप्स हैं, ओके। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक डिफरेंस आना चाहिए, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरथायराइडिज्म एंड द थायरोटॉक्सिकोसिस, ओके। तो जो थायरोटॉक्सिकोसिस होती है और हाइपरथायराइडिज्म है, इसका क्या डिफरेंस होता है। तो जो थायरोटॉक्सिकोसिस होती है और इसका क्या डिफरेंस है, तो पहले बात रट्टा मारना, हाइपरथायराइडिज्म का मतलब क्या है। थायराइड ग्लैंड की हाइपर फंक्शनिंग है। तो जो आम लफ्जों में कहूँ, अगर थायराइड ग्लैंड की हाइपर फंक्शनिंग होती है, हाइपर फंक्शनिंग होती है थायराइड ग्लैंड की, इसको हम बोलते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म। और जो थायरोटॉक्सिकोसिस क्या होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस एक क्लिनिकल स्टेट है जिसमें T3 और T4 का लेवल ज्यादा होता है। तो जो क्लिनिकल सिंड्रोम होता है T3 T4 ज्यादा होने की वजह से, तो उसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। और अगर थायराइड ग्लैंड की हाइपर फंक्शनिंग हो, उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अब जो थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, ओके, ये थायराइड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है या किसी और काज की वजह से हो सकता है, ओके। ये दोनों चीजें सिमिलर नहीं है। थायरोटॉक्सिकोसिस थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल होने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म करवाने के लिए मुझे सिर्फ थायराइड ग्लैंड को ओवर एक्टिवेट करना होगा, ओके। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा थायरोटॉक्सिकोसिस में और हाइपरथायराइडिज्म में क्या फर्क होता है। यानी थायरोटॉक्सिकोसिस के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, इसमें हाइपरथायराइडिज्म भी आ जाता है, ओके। यानी हाइपरथायराइडिज्म लीड्स टू थायरोटॉक्सिकोसिस, बट एवरी थायरोटॉक्सिकोसिस इज नॉट ड्यू टू हाइपरथायराइडिज्म। अब हम इनके क्लिनिकल फीचर को कंपेयर कर लेते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के और हाइपरथायराइडिज्म के। सबका सारा ताल्लुक निकलेगा बेसल मेटाबॉलिक रेट से, एनर्जी से, एक्टिविटी से और हमारी बॉडी के स्टिमुलेशन से, ठीक हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, बंदे को गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, जबकि हाइपरथायराइडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस देखने को मिलती होती है। हाइपरथायराइडिज्म में हीट की प्रोडक्शन ज्यादा है, तो आपको स्वेटिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। हाइपरथायराइडिज्म में स्वेटिंग कम होती है। हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस देखने को मिलेगा। वेट लॉस क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, लाइपोलाइसिस हो रही है, लिपिड्स टूट रही है। जबकि इसमें क्या होगा, वेट गेन होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है, ओके। तो ये सारा बेसिक मैकेनिज्म बताया हुआ है कि जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ज्यादा होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, कैलोरीजेनेसिस ज्यादा देखने को मिलेगी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्किन के ऊपर। स्किन पे क्या होगा, अब जो स्किन का ताल्लुक है वो भी मेटाबॉलिज्म से है। लाइक हाइपरथायराइडिज्म में स्किन वार्म हो जाएगी, ओके। स्किन वार्म हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि हीट के प्रोडक्शन ज्यादा है और वेजोडाइलेटेशन देखने को मिल रही है, ओके। ठीक हो गया। इसके अलावा हेयर थोड़े से फाइन हो जाएंगे और नेल में आपको चेंजेस देखने को मिलेगी, जो नेल प्रोटीन है वो टूटना फूटना शुरू हो जाएगी और उनको लाइसिस आपको देखने को मिल सकती है। और एक स्पेशलाइज टाइप है हाइपरथायराइडिज्म की, जिसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में प्रीटिबियल मिक्सोडीमा होता है। मिक्सोडीमा क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू का एडीमा होता है, नॉन पिटिंग एडीमा होता है, इसको बोलते हैं मिक्सोडीमा। रट्टा मार लेना, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म इन दोनों में मिक्सोडीमा देखने को मिलता है। लेकिन जो ग्रेव्स डिजीज है, इसमें जो मिक्सोडीमा या एडीमा होता है सिर्फ प्रीटिबियल होता है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म में पूरी बॉडी का नॉन पिटिंग एडीमा होता है, जिसको मिक्सोडीमा कहते हैं। दोबारा बता देता हूँ, हाइपरथायराइडिज्म में सिर्फ मिक्सोडीमा प्रीटिबियल साइड का होगा, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में पूरी बॉडी का नॉन पिटिंग एडीमा होगा, जिसको मिक्सोडीमा कहते हैं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो गैग्स की डिग्रेडेशन कराते होते हैं, लेकिन जब गैग्स टूटेगी नहीं, ज्यादा जमा होते रहेंगे इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देते हैं, पानी को रिटेन कर देते हैं। दैट इज वाई आपको मिक्सोडीमा देखने को मिलता है। तो जो हाइपरथायराइडिज्म है, इसमें आपको वार्म मॉइस्ट स्किन देखने को मिलती है, फाइन हेयर्स होते हैं, ऑनकोलाइसिस होता है। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में ड्राई स्किन होती है, कूल स्किन होती है, ड्यू टू रिड्यूस
ब्लड सप्लाई, ओके। इसके अलावा कोर्स ब्रिटल हेयर होती है, डिफ्यूज एलोपेशिया, पफी फेस आपको देखने को मिलता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं आईज के अंदर, ओके। अब इसमें तो पूरी बॉडी में एडिमा होता है हाइपोथायराइडिज्म में, तो इसमें आईज में भी पेरिऑर्बिटल एडिमा होगा। जैसे पेरिऑर्बिटल एडिमा किडनी के डिजीज में ज्यादा कॉमन होता है, नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में। ठीक हो गया। जो आईज की चेंजेस होती है ये ग्रेव्स डिजीज में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया। ग्रेव्स डिजीज क्या है? हाइपरथायराइडिज्म की एग्जांपल होती है। ग्रेव्स डिजीज क्या है? हाइपरथायराइडिज्म है, ओके। ठीक हो गया। और ग्रेव्स डिजीज का ट्राइएड होता है। इस ट्राइएड में क्या होता है? थायरोटॉक्सिकोसिस होती है, ओके। डर्मोपैथी होती है। डर्मोपैथी का मतलब है इसमें मिक्सोडीमा आपको देखने को मिलेगा, ओके। और तीसरा आपको क्या देखने को मिलता है? तीसरा आपको ऑफ्थेल्मोपैथी देखने को मिलती है, आइस की चेंजेस आपको देखने को मिलती होती है। तो ये ट्राइएड होता है ग्रेव्स डिजीज का। अब आइस में क्या देखने को मिलता है, ओके। अब आइस में आपको पेरिऑर्बिटल एडिमा, एक्सोफ्थाल्मोस आपको देखने को मिलता है, लिड लैग साइन, लिड रिट्रैक्शन साइन, लिड लैग को हम बोलते थे, ओके, डेल रिम्पल साइन, लिड रिट्रैक्शन को डेल रिम्पल साइन, मतलब डेल रिम्पल साइन, वॉन ग्राफी साइन, ओके, मोबियस साइन। ये डिफरेंट तरह के साइंस आपको देखने को मिलते हैं। अभी ये क्यों होता है? एक्सोफ्थाल्मोस, लिड लैग, लिड रिट्रैक्शन, आइस चेंजेस क्यों होती है, ओके। स्पेसिफिकली ये लिड की रिट्रैक्शन क्यों होती है? क्योंकि जो टार्सल मसल होता है आईलिड का मसल, ओके, वो उसकी इनर्वेशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होती है, ओके। और जो थायराइड हार्मोन होते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ा देती है टार्सल मसल से, जिसकी वजह से क्या होता है? लीड रिट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और लीड का लैग भी आपको देखने को मिलता होता है ग्रेव्स डिजीज में। ठीक हो गया, ओके। और एक्सोप्थाल्मोस क्यों होता है? जो रिट्रो ऑर्बिटल स्पेस है उसमें टी सेल की इन्फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया। तो ये आपको फाइंडिंग आपको आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जीआईटी के अंदर। जीआईटी में क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? जीआईटी की मोटिलिटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से डायरिया होगा, एपिटाइट बढ़ जाती होती है। और जबकि हाइपरथायराइडिज्म में कॉन्स्टिपेशन होगी, एपिटाइट कम हो जाती है। हाइपरथायराइडिज्म में चलते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में और हाइपोथायराइडिज्म में, इन दोनों में मसल की वीकनेस देखने को मिलती होती है। ठीक हो गया, ओके। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में मसल की वीकनेस इतनी ज्यादा होती है कि मसल की फाइबर टूटना शुरू हो जाती है, ओके। दैट इज वाई आपने वीकनेस को तो दोनों में देखना है, हाइपोथायरायडिज्म में भी और हाइपरथायरायडिज्म में भी, ओके। लेकिन जो हाइपोथायरायडिज्म है इसमें हाइपोथायरॉइड मायोपैथी होती है जिसमें सी के का लेवल ज्यादा होता है, मसल इतना कमजोर हो गया कि वो टूट गया। लेकिन हाइपरथायरायडिज्म में थायरोटॉक्सिक मायोपैथी होती है कि मसल की वीकनेस होती है लेकिन सी के का लेवल आपको ज्यादा देखने को मिलता होता है। इसके अलावा हाइपरथायरायडिज्म में आपको क्या देखने को मिलता है? हाइपरथायरायडिज्म में ऑस्टियोपोरोसिस होती है क्योंकि जो T3 होता है वो बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देगा और कोई भी हार्मोन जो कि बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ाता है ऑस्टियोपोरोसिस करवा देता है। फॉर एग्जांपल जो कोर्टिसोल होता है वो क्या करता है? कोर्टिसोल भी बोन की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देता है, लेकिन ईस्ट्रोजन होता है बोन की रिजॉर्प्शन को कम कर देता है। क्लियर? ये आपकी चीज आ जाएगी। इसके अलावा एक और स्पेशलाइज्ड सिंड्रोम हो सकता है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि जो एक टनल होता है आपका रिस्ट पे, वहां पे मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी, इसमें सॉफ्ट टिश्यू का डीमा हो रहा है जिसकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी। अगर मीडियन नर्व कंप्रेस होगी तो 3.5 रेडियल फिंगर्स पे आपको सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो थिनार मसल है उनकी एट्रोफी हो जाएगी, ओके। थिनार मसल का निमोनिक होता है LOAF, वैसे हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे, लुम्ब्रिकल्स अपोनेंस पॉलिसिस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक हो गया। इनकी एट्रोफी हो जाएगी। एप हैंड डिफॉर्मिटी होती है, हैंड ऑफ बेनिडिक्शन होता है, इसको हम एनाटॉमी में कवर करेंगे अच्छे से। ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ओके। अब हाइपरथायरायडिज्म का आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है? अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला, उसको ध्यान से सुनना। थायराइड हार्मोन का एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट्स नहीं बताता, फार्मूला बता देता हूँ, ओके। तो जो ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ओके। तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है थायराइड हार्मोन से, यानी थायरोक्सिन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ओके। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब किसी पेशेंट को हाइपोथायरायडिज्म है तो इसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। लेकिन अगर हाइपरथायरायडिज्म है तो इसमें क्या होगा, ओके, इसमें आपको उल्टा ओलिगोमेनोरिया आपको देखने को मिलेगा, ओके। लेस फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग या लेस फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने को मिलते हैं। बाकी लिबिडो दोनों में कम होता है, इनफर्टिलिटी दोनों में आपको देखने को मिलती है, ओके। और गायनिकोमास्टिया भी स्पेसिफाई है हाइपरथायरायडिज्म में। लेकिन रट्टा मार लेना कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किस में होती है? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको हाइपोथायरायडिज्म में देखने को मिलती है और हाइपोथायरायडिज्म में ओलिगोमेनोरिया आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद न्यूरोसाइकियाट्रिक सिम्टम है, जो थायराइड हार्मोन होते हैं CNS की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से बंदा हाइपर एक्टिव होगा।
रेस्टलेस होगा, हर वक्त एंजाइटी होगी, टेंशन होती रहेगी, और बंदा इतना ज्यादा एक्टिव होगा कि वो रात को सो भी नहीं पाएगा। इंसोम्निया होता है, फाइन ट्रेमर्स होती है बीटा अमीन रिसेप्टर की एक्टिविटी की वजह से। दैट इज वाई ट्रेमर को रोकने के लिए और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को ब्लॉक करने के लिए बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करेंगे, प्रोपेनालॉल। ओके। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, बंदा लेस एक्टिव होगा, लेथार्जी होगा, फटीग होगा, कमजोर हो जाएगा, मूड नहीं होगा। ओके। और इसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। ओके। यानी डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ एंकल रिफ्लेक्स, दिस इज कॉल्ड वुल्टमैन साइन। आपको वुल्टमैन साइन देखने को मिलेगा। ओके। वुल्टमैन साइन क्या होता है, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ एंकल जर्क, एंकल जर्क रिलैक्स नहीं हो पाया। क्लियर। ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम हो रही है। जबकि हाइपरथायराइडिज्म में टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन देखने को मिलती है, और एक स्पेशलाइज्ड टाइप का इरिथमिया देखने को मिलता है, वो है एफिब। ओके। एफिब के जो काजेस होते हैं, इसका निमोनिक है MITH। ओके। एम से माइट्रल स्टेनोसिस, आई से इस्केमिक हार्ट डिजीज, टी से थायरोटॉक्सिकोसिस, H से हाइपरटेंशन। तो आपको एफिब देखने को मिलता है। और एफिब में ईसीजी में क्या होता है, कोई पी वेव नजर नहीं आती, और इरेगुलरली इरेगुलर पल्स या इरेगुलरली इरेगुलर आर वेव देखने को मिलती है। क्लियर, ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा चूंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब कार्डिक आउटपुट ज्यादा है, तो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। ओके। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि हार्ट के अंदर बीटा अमीन रिसेप्टर की स्टिमुलेशन हो जाती है। इसके अलावा ATPase की एक्सप्रेशन बढ़ जाती है। ओके। कुछ प्रोटीन लिखी है, लेकिन इनका इतना ज्यादा रोल नहीं होता। क्लियर। बाकी लैब्स पे आ जाते हैं। अब हम लैब्स पे आ जाते हैं, लैब्स को एक्सप्लेन मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके। अब लैब्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। ओके। तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 3 लेवल्स होते हैं। एक एक होता है हाइपोथैलेमस। ओके। दूसरा होता है आपका पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस ने TRH प्रोड्यूस करना है, जो कि पिट्यूटरी पे जाके काम करेगा, वहां से TSH प्रोड्यूस होना है, और फिर वहां से थायराइड हार्मोन पे जाके काम करना है। ओके। ये 3 लेवल्स आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक हो गया। ओके। और अगर मसला थायराइड हार्मोन में होगा, मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर मसला होगा, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। अगर पिट्यूटरी में होगा तो सेकेंडरी, और अगर हाइपोथैलेमस में होगा टर्शियरी होगा। ठीक हो गया। ओके। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके। हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या मतलब होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है T3 और T4 का लेवल क्या है, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जब T3 T4 का लेवल ज्यादा है, अगर वो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो इसमें TSH का लेवल क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ओके। क्योंकि T3 T4 थायराइड से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, TSH को इनहिबिट करेगा। तो अगर आपको T3 T4 ज्यादा मिले और TSH कम मिले, तो आपने प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म लेबल करना है। लेकिन अगर T3 T4 ज्यादा है और TSH भी ज्यादा है, इसका मतलब है पिट्यूटरी में मसला है। ओके। और अब पिट्यूटरी में मसला है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है पिट्यूटरी में कोई एडिनोमा है, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म है। और अगर T3 T4 का लेवल ज्यादा है, TSH का लेवल ज्यादा है, और TRH का लेवल भी ज्यादा है, ओके, तो फिर आपने जाना है टर्शियरी में। ठीक हो गया। तो सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या फर्क होता है, सेकेंडरी में TRH कम होता है। क्यों, क्योंकि TSH फीडबैक मैकेनिज्म से इनहिबिट कर देगा। जबकि हाइपोथैलेमस में टर्शियरी में क्या होगा, TRH भी लेवल ज्यादा होगा। क्लियर, तो ये आ जाएगा। सेम इज अ केस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके। तो लेट मी मॉडिफाई दिस। ओके। तो हाइपोथायरॉयडिज्म को भी हम ऐसे लिख लेते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो। ओके। हाइपो का मतलब है T3 T4 का लेवल कम है। ओके। जब T3 T4 का लेवल कम है, ओके, तो फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से क्या होगा, अगर प्राइमरी है तो TSH का लेवल ज्यादा होगा। ओके। और अगर आपने देखा कि TSH का लेवल भी कम है, T3 T4 भी कम है, तो वो सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, सॉरी, हाइपोथायरॉयडिज्म है। और अगर आपने देखा TRH का लेवल भी कम है, तो उसका मतलब है वो टर्शियरी हाइपरथायरॉयडिज्म है। अब यही सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो थायराइड हार्मोन होते हैं ना, वो एक और काम करते हैं, वो LDL के रिसेप्टर की एक्सप्रेशन कराते हैं। ओके। यानी जब थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा, तो LDL के रिसेप्टर की एक्सप्रेशन ज्यादा होगी। जब LDL के रिसेप्टर की एक्सप्रेशन ज्यादा होगी, ओके, ठीक हो गया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, LDL वाला कोलेस्ट्रॉल आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा रिसेप्टर के जरिए इस्तेमाल हो गया। इन शॉर्ट, जब हाइपरथायरॉयडिज्म है, ओके, तो क्या होगा, LDL का लेवल क्या हो जाएगा, आपको कम देखने को मिलेगा। ओके। और टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल उल्टा मैकेनिज्म है। यानी अगर पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
अब हाइपोथायराइडिज्म की इंडिविजुअल टाइप्स को लेके चलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हाशिमोटो वाला। ओके, तो हाइपोथायराइडिज्म का क्या मतलब होता है? T3 T4 का लेवल कम है और मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म क्या बताया था मैंने? आयोडीन की डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं है तो उन एरियाज में मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ओके, तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस को क्रॉनिक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस भी कहते हैं। रट्टा मार लेना, थायराइड ग्लैंड की जो डिजीज होती है फीमेल में काफी ज्यादा कॉमन है। और अगर कोई भी फीमेल है जिसकी एज 30 से लेकर 40 साल की है, 30 से लेकर 40 साल का फीमेल ये सिनेरियो में आ गया है, तो सबसे पहले आपने ऑटोइम्यून डिजीज को रूल आउट करना है। तो यानी जो हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता है वो 30 से लेकर 40 साल वाली फीमेल्स को इन्वॉल्व करता है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, जो कि आयोडीन सफिशिएंट एरियाज में देखने को मिलता होता है। अब इसकी एसोसिएशन होती है HLA के साथ, HLA-DR3। ओके, 2 HLA आपने कभी भी नहीं भूलने, ओके, बल्कि 3-4 बता देता हूँ आपको। जो HLA-DR3 है, ये इस्तेमाल किसके लिए होता है? ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस के लिए होता है। ठीक हो गया, हाशिमोटो थायराइडाइटिस HLA-DR3 है। जो DR4 होता है, ये आपने याद रखना है, ये रूमेटाइड आर्थराइटिस में होता है। DR4 और 5 दोनों आगे तो ये डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 में होते हैं। HLA-B27, ओके, अगर B27 आ जाए तो आपने जाना है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज में। और अगर HLA-B51 आ जाए तो आपने बेशेट डिजीज में जाना है। ठीक हो गया, तो ये कुछ HLA आपने कभी भी नहीं भूलने, दीज आर हाई यील्ड HLA। ओके, तो आगे चलते हैं हम। अब जो हाइपोथायराइडिज्म सॉरी जो हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता है, इसकी 2 कॉम्प्लिकेशन होती है। एक तो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा करा देता है, उसके अलावा पैपिलरी कैंसर भी करा सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा कराएगा? लिम्फोमा करा देगा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा वगैरह करा देगा। अब इसकी फाइंडिंग क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है? इसमें जो थायराइड होगा वो इनलार्ज होगा। अब थायराइड क्यों इनलार्ज होगा? क्योंकि हाशिमोटो थायराइडाइटिस में क्या होता है? हाशिमोटो थायराइडाइटिस में एंटी टीपीओ एंटीबॉडी होती है। ओके, ठीक हो गया, एंटी टीपीओ एंटीबॉडी की वजह से क्या होता है? T4 की प्रोडक्शन कम होती है। T4 क्या होगा? कम होगा। जब T4 कम होगा तो TSH ज्यादा होगा। जब TSH ज्यादा होगा तो वो क्या करता है? फॉलिकल सेल पे जाके काम करेगा और थायराइड की ग्रोथ करवा देगा, जिसको बोलते हैं गोइटर। ठीक हो गया, ओके। लेकिन इनिशियली क्या होता है? इनिशियली आपको हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलता होता है। इनिशियली आपको क्या देखने को मिलता है? हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलता है। अब हाइपरथायराइडिज्म क्यों होता है? क्योंकि इनिशियली क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती है फॉलिकल्स को डैमेज कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉलिकल्स का रप्चर आपको देखने को मिलता होता है। इनिशियली क्या होगा? फॉलिकल्स की दीवारें टूटेगी। सपोज एक फॉलिकल था, ये फॉलिकल था, ये टूटा, तो इसके अंदर वाला T3 T4 रिलीज हो गया। ठीक हो गया, बाद में ये हाइपोथायराइडिज्म होगा। तो इनिशियली हाइपरथायराइडिज्म है, जिसको हैशीटॉक्सिकोसिस कहते हैं। बाद में वो हाइपोथायराइडिज्म में कन्वर्ट हो जाता होता है। क्लियर? ठीक हो गया, तो इसकी सीरोलॉजी के अंदर आपको 3 एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती होती है। एंटी थायरोपेरोक्सिडेज एंटीबॉडी, क्लियर, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। और हिस्टोलॉजी कराएंगे तो हिस्टोलॉजी में आपको स्पेशलाइज्ड सेल मिलेंगे, यानी फोलिकुलर सेल का मेटाप्लेजिया हो गया, इनको बोलते हैं हर्थले सेल। हर्थले सेल आपको इसमें और फोलिकुलर में भी देखने को मिलते होती है। और लिम्फोइड एग्रीगेट आपको देखने को मिलेगा विद जर्मिनल सेंटर। ओके, दैट इज व्हाई इट कैन लीड टू लिम्फोमा। ठीक हो गया, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। ओके, अब हाशिमोटो थायराइडाइटिस का एक वेरिएंट होता है जिसको बोलते हैं पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। नाम से लग रहा है पोस्टपार्टम, डिलीवरी के बाद होगा, लेस देन 1 ईयर आफ्टर द डिलीवरी। तो इसका एक वेरिएंट होता है जिसको पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस। ओके, सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस, तो इसको हम डी क्वेरवेन थायराइडाइटिस भी कहते होते हैं। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रट्टा मारनी है कि ये वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है। पहले बंदे को फीवर, सोर थ्रोट, वायरल इन्फेक्शन होगा, लाइक मीजल्स, मम्स, कॉक्सैकी वायरस का होगा। और इसमें जो थायराइड होगा इसकी पेनफुल स्वेलिंग होती है। जो हाशिमोटो होता है ना, हाशिमोटो, ओके, हाशिमोटो नॉन टेंडर होता है, लेकिन जो आपका ये वाला होता है ये आपका टेंडर होता है। ठीक हो गया, ओके, ये आपका टेंडर होता है, वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है और ये टेंडर होता है। आपको बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, और इसको ग्रैनुलोमेटस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। एंड वंस अगेन इसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है? ओके, ठीक हो गया। हाशिमोटो की मैंने नेचुरल हिस्ट्री एक्सप्लेन की थी। पहले हैशीटॉक्सिकोसिस होती है, फिर हाइपरथायराइडिज्म होता है। इसकी क्या होती है? इनिशियली हाइपरथायराइडिज्म होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से फॉलिकल रिलीज हो रहा है, फिर वो यूथायरॉइड हो जाएगा, नॉर्मल होगा, और फिर वो हाइपोथायराइडिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फाइनली बंदा रिकवर कर जाएगा, यूथायरॉइड हो जाएगा। तो ये इसकी नेचुरल हिस्ट्री होती है। इसके बाद है रीडल थायराइडाइटिस। रीडल थायराइडाइटिस को इन्वेजिव फाइब्रोजिंग थायराइडाइटिस भी कहते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया।
इन्वेजिव फाइब्रोजिंग थायराइडाइटिस भी कहती होती है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट रट्टा मारना है कि इसमें थायराइड ग्लैंड इतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा कि वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। याद करना कि जब भी थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर रही है, तो तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो रीडल थायराइडाइटिस हो सकता है, या फिर कोई कैंसर हो सकता है, या फिर रिट्रोस्टेंडल गोइटर हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटी है जिसमें वो लोकल स्ट्रक्चर को इन्वेड करना शुरू कर देगा, ट्रैकिया को या इसोफेगस वगैरह को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। जब ट्रैकिया को कंप्रेस करेगा तो डिस्निया होगा, और अगर इसोफेगस को कंप्रेस करेगा डिस्फेजिया आपको देखने को मिलता है। और चूंकि ये फाइब्रोजिंग डिजीज है, तो ये दूसरे फाइब्रोजिंग डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है, जो कि आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन 4 रिलेटेड डिजीज होती है। इसमें आपने तीन और डिजीज को रट्टा मारना है। वो तीन डिजीज कौन सी होती है? वो ऑटोइम्यून पेनक्रेटाइटिस है, रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है, और नॉन इन्फेक्शियस अयोटाइटिस है। मतलब जो रीडल थायराइडाइटिस है इनके साथ को एग्जिस्ट करता होता है, और थायराइड ग्लैंड काफी हार्ड हो जाएगा जस्ट लाइक अ रॉक, लेकिन नॉन टेंडर होगा। ठीक हो गया। और हिस्टोलॉजी में क्या मिलेगा आपको? फाइब्रस टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। ओके। इसके बाद है कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। जो बच्चों में जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसको क्रिटिनिज्म कहते हैं, और इसके काजेस को हम दो में डिवाइड करेंगे। ओके। एक वो काज है जिसमें थायराइड ग्लैंड सिरे से बनाई नहीं, दिस इज कॉल्ड डिसजेनेसिस। ओके। और दूसरे में थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन इसको बनाने वाले कोई एंजाइम नहीं है, इसको बोलते हैं डिसहार्मोनोजेनेसिस। ठीक हो गया। ओके। डिसहार्मोनोजेनेसिस। तो क्रिटिनिज्म के दो काज होते हैं, थायराइड डिसजेनेसिस और थायराइड डिसहार्मोनोजेनेसिस। थायराइड डिसजेनेसिस का मतलब है या तो बना नहीं, या खराब बना है, या किसी और जगह पे है। या डिसहार्मोनोजेनेसिस का मतलब है कि इस के इसमें जो एंजाइम है थायरोपेरोक्सिडेज, इसमें म्यूटेशन है जिसकी वजह से सिंथेसिस नहीं हो पा रही। और जब कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होता है, ओके, उसमें आपको 6 पी देखने को मिलते हैं। नंबर 1 अम्बलाइकल हर्निया होता है, पोर्ट बैली एब्डोमेन देखने को मिलता है। नंबर 2 एनीमिया होता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा पफी फेस आपको देखने को मिलता है। ओके। मैक्रोग्लोशिया देखने को मिलता होता है। प्रोट्रूडिंग अम्बलाइकस होता है अम्बलाइकल हर्निया की वजह से। मैक्रोग्लोशिया होता है, पुअर ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, टोन भी खत्म हो जाती है, और ऐसे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते अगर आपने इसको मैनेज नहीं किया। ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये चीज आ जाएगी। ओके। बाकी अदर काजेस में मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म तो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। ओके। ठीक हो गया। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी क्या होगा? T3 T4 प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, TSH ज्यादा होगा और वो गोइटर वगैरह करा देगा। ओके। और ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आयोडीन एक्सेस, अगर आप आयोडीन ज्यादा ले रहे हो, आयोडीन ज्यादा लेने की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसको वुल्फ चाइकोव इफेक्ट कहते हैं। और अगर आयोडीन लेने की वजह से लाइक हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, तो मतलब आयोडीन लेने से हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, उसको वुल्फ चाइकोव इफेक्ट कहते हैं। और आयोडीन लेने से हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है, उसको जोट बेसिड्यू इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती है लाइक इमिड्रियोन या लिथियम है। ओके। वो भी क्या करती है, इमिड्रियोन और लिथियम, ये भी क्या करवा देती है? हाइपरथायराइडिज्म करवा देती है। दैट इज व्हाई दे कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। इसके अलावा एक सिंड्रोम होता है, यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम। ओके। यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम किन में देखने को मिलता है? जो पेशेंट काफी ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें T4 का T3 में कन्वर्जन नहीं हो पाती, यानी जो T4 होता है उसने T3 में कन्वर्ट होना होता है। ओके। क्लियर। लेकिन जब ये कन्वर्जन नहीं हो पाती, तो कन्वर्जन ना होने की वजह से T4 का लेवल ज्यादा होता है लेकिन T3 का लेवल कम होता है, और मेन तो आपका T3 होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड लो T3 सिंड्रोम। ओके। तो जो सिक यूथायरॉइड सिंड्रोम है इसको लो T3 सिंड्रोम भी कहते होते हैं। ओके। T4 का T3 में कन्वर्जन नहीं हो पाता, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम। लेकिन T4 तो बिल्कुल ठीक ठाक पड़ा हुआ होता है। ओके। तो आई थिंक अभी आपको ब्रेक वगैरह चाहिए, लेकिन थायराइड हार्मोन वाला टॉपिक अभी अच्छा खासा रहता है। व्हाट शुड वी डू नाउ? ओके, लेट मी सी। प्लीज एक्सप्लेन वुल्फ चाइकोव एंड द जोड बेसिडियो। ओके। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि आयोडीन लेने की वजह से अगर हाइपोथायरॉइडिज्म है, मतलब कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं जोट बेसिडियो। के जो आयोडीन होता है वो अपनी अपटेक को इनहिबिट कर देता है और थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इसको बोलते हैं हम मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा, लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया। आयोडीन लेने से अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है उसको बोलते हैं वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट।
और अगर आयोडीन लेने से हाइपरथायराइडिज्म होता है, उसको बोलते हैं जोर्ड बेसिडियो इफेक्ट। जोर्ड बेसिडियो इफेक्ट सिर्फ ग्रेविस डिजीज वाले पेशेंट में, ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा काइंडली रिपीट यूथायरॉइड सिक सिंड्रोम। तो यूथायरॉइड सिंड्रोम नाम से लग रहा है सिक, यानी जो बहुत ज्यादा क्रिटिकली इल पेशेंट होता है, ये उसमें आपको देखने को मिलता होता है। अब जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ओके, उनमें जो T4 की T3 में कन्वर्जन होती है वो नहीं हो पाती। जब T4 की T3 में कन्वर्जन नहीं हो पाती तो T3 नहीं बनता। हालांकि T4 ज्यादा हो गया है लेकिन T3 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि एंजाइम सही से काम नहीं कर पा रहा क्रिटिकली इल कंडीशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, T3 नहीं होगा, T4 ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो बंदा हाइपोथायराइडिज्म वाली सिम्टम शो कर रहा होगा लेकिन क्लिनिकली वो यूथायरॉइड होगा। तो ये होगा। बाकी अगर आपको ब्रेक चाहिए तो ब्रेक तो वैसे मुझे भी चाहिए। ओके, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। ओके, शुड वी स्टार्ट? क्योंकि आज ज्यादा टॉपिक फिनिश करने हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है एंडो को फिनिश करने के। तो आज हमने थायराइड के साथ कोर्टिसोल या कैल्शियम वाला भी फिनिश करना है, और ऑलरेडी 10 बजने वाले हैं। ओके, तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक हमने हाइपरथायराइडिज्म को फिनिश कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हाइपरथायराइडिज्म वगैरह को, ठीक हो गया। तो हाइपरथायराइडिज्म स्टार्ट करते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म से पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हाइपरथायराइडिज्म होता है और थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, इसका क्या डिफरेंस होता है। जल्दी से इसको समराइज करता हूँ। थायरोटॉक्सिकोसिस में T3 T4 का लेवल ज्यादा होता है, बेशक वो किसी भी काज की वजह से हो, बेशक बंदा बाहर से कुछ खा रहा हो, ओके, या ग्रेव्स डिजीज हो उस पेशेंट को, या कुछ भी हो, बस आपको T3 T4 का लेवल ज्यादा चाहिए, हाइपर मेटाबॉलिज्म चाहिए, तो उसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। जबकि हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी होती है। सबसे पहला डिजीज है ग्रेव्स डिजीज, मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। और चूंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, वंस अगेन कौन सी फीमेल में देखने को मिलेगा, ये आपको 30 से लेकर 40 साल वाली फीमेल में देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। और इसमें जो एंटीबॉडी होती है उसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये TSH के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है और वही काम करती है जो TSH करता होता है, ओके। यानी ये गोइटर भी करा देती है, हाइपरथायराइडिज्म भी करवा देती है। जब ये T3 T4 का लेवल बढ़ा देती है तो वो उल्टा क्या कर देंगे, वो TSH को इनहिबिट कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये आपको देखने को मिलता है इसमें, ओके, क्लियर। तो
इसके अलावा ये जो एंटीबॉडीज होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। जब ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है तो ये न्यू नेट में हाइपरथायराइडिज्म करवा सकती होती है। ये कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीजी होती है। और ये कौन सा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है? टाइप 2 होता है। अब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जो एंटीबॉडी होती है ये डायरेक्टली सेल के ऊपर एक एंटीजन पड़ा होता है या रिसेप्टर पड़ा होता है, वहां पे जाके बाइंड कर जाती है। इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी को बोलते हैं टाइप 2। टाइप 1 का क्या मतलब होता है? टाइप 1 में मास्ट सेल या बेसोफिल वहां पे आईजीई जाके बाइंड करती है। टाइप 2 का मतलब है आईजीजी या आईजीएम सीधा एंटीजन पे जाके बाइंड करती है। टाइप 3 का क्या मतलब होता है? एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट हो जाएगा। टाइप 4 का मतलब क्या है? जो किलर टी सेल या हेल्पर टी सेल होते हैं वो अटैक करना शुरू कर देते हैं, जस्ट लाइक इन टीबी। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या? तो ग्रेव्स डिजीज का मैंने आपको ट्रायड बताया था। ग्रेव्स डिजीज का ट्रायड क्या था? थायरोटॉक्सिकोसिस था, क्लियर। डर्मोपैथी थी, यानी स्किन पे आपको प्रीटिबियल मिक्सोडीमा होता है, जबकि पूरी बॉडी का मिक्सोडीमा हाइपरथायराइडिज्म में होता है। और तीसरा क्या होता है? ऑफ्थेल्मोपैथी होती है। ऑफ्थेल्मोपैथी में एक्सोफ्थाल्मोस, वॉन वॉन ग्राफिसाइन, लिड लैग, लिड रिट्रैक्शन, ये सारे आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। ठीक हो गया। जो टीएसएच का रिसेप्टर होता है, ओके, जो टीएसएच का रिसेप्टर होता है वो ना सिर्फ थायराइड पे पड़ा होता है, बल्कि वो डर्मल फाइब्रोब्लास्ट पे भी पड़ा होता है और ऑर्बिट के फाइब्रोब्लास्ट पे पड़ा होता है। दैट इज वाई कि जब वो थायराइड पे जाके बाइंड करेगा तो वहां पे डिफ्यूज गोइटर करा देगा, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर करवा देगा। डर्मल फाइब्रोब्लास्ट पे पीरिटिबियल मिक्सोडीमा करा देगा। ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट पे ये ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी करा देता होता है। ओके, ठीक हो गया। असल में जो एंटीबॉडीज होती है टी सेल को एक्टिवेट करती है, टी सेल्स इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस में, वहां पे टीएनएफ अल्फा और इंटरफेरॉन गामा को प्रोड्यूस करते हैं। ये तो मैक्रोफेज से रिलेटेड होते हैं, ठीक हो गया। इन शॉर्ट ये क्या होता है, इसमें आपको मल्टीफैक्टोरियल पैटर्न आपको देखने को मिलता है। लाइक टी सेल की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल का एडीमा हो रहा है, गैग्स की डेपोजिशन हो रही है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। इन सारे मैकेनिज्म की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? एक्सोफ्थाल्मोस आपको देखने को मिलता है। जो ग्रेव्स डिजीज है ये HLA-DR3 और HLA-B8 इससे एसोसिएटेड होता है। जो HLA-DR3 तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये आपको हाशिमोटो में भी देखने को मिलता होता है। और जब इसकी हिस्टोलॉजी कराएंगे तो हिस्टोलॉजी में आपको जो फोलिकुलर एपिथेलियम है बड़ी बड़ी हो जाएगी, क्राउडेड हो जाएगी और इसमें कोलाइट अच्छे से भरा पड़ा होगा। ओके, तो ये आपको देखने को मिलता होता है। और यहाँ पे आप फाइंडिंग वगैरह देख सकते हो, आईज में एक्सोफ्थाल्मोस वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। ओके, लिड रिट्रैक्शन, लिड लैग, ये साइंस आपको देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो जो ग्रेव्स डिजीज है इसको बोलते हैं हम टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर। इसके बाद है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। डिफ्यूज गोइटर का मतलब है पूरा ग्लैंड सूजा पड़ा है, लेकिन टॉक्सिक मल्टीनोडुलर का मतलब है नोड्यूल्स बने पड़े हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, ठीक हो गया। ओके, तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ एक पार्टिकुलर एरिया होगा जो कि हाइपर एक्टिव होगा। ओके, जो हाइपर एक्टिव एरिया होगा वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा होगा, मतलब उसको टीएसएच की जरा से भी परवाह नहीं है, वो 24 घंटे ही स्टिमुलेट पड़ा रहा होगा। ओके, और वो एरिया जो हाइपर एक्टिव होता है, जो T3 T4 की प्रोडक्शन करता है, उसको बोलते हैं हॉट नोड्यूल। ओके, हॉट नोड्यूल, यानी जो हाइपर एक्टिव पार्ट है जो कि T3 T4 प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलते हैं हॉट नोड्यूल। जो T3 T4 प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, T3 T4 क्या करेंगे? ओके, T3 T4 क्या करेंगे? टीएसएच को इनहिबिट कर देंगे। और जो रिमेनिंग ग्लैंड है, ओके, वो आगे थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको बोलते हैं कोल्ड नोड्यूल। ओके, इन शॉर्ट टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर में जो हाइपर एक्टिव फोलिकुलर सेल होते हैं वो हॉट नोड्यूल होते हैं, जो बाकी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोल्ड नोड्यूल होते हैं। और एक और बात रट्टा मार लेना, जो ज्यादा काम करते हैं, ओके, वही सबसे अच्छे होते हैं, जो कुछ नहीं करते वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। दैट मीन्स कि जो कोल्ड नोड्यूल होते हैं जो कुछ नहीं करते लेकिन वो मलिग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन हॉट नोड्यूल बहुत काम करते हैं तो वो मलिग्नेंट नहीं होते यूजुअली, ठीक हो गया। अब हाइपरथायराइडिज्म की एक सीवियर फॉर्म होती है, लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म। ओके, तो अब इसका टिपिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है? एक पेशेंट आया हाइपरथायराइडिज्म का, ओके, उसकी सर्जरी होने वाली थी। एक पेशेंट है जिसको हाइपरथायराइडिज्म है, उसकी सर्जरी होने वाली थी। और जब किसी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म हो, हमने पहले उसको क्या बनाना होता है? हमने उसको यूथायराइड बनाना होता है। ओके, और यू थायराइड बना के फिर हमने इसकी सर्जरी करनी होती है। लेकिन सपोज पेशेंट आया हमारे पास और हमने पेशेंट को प्रिपेयर नहीं किया, पेशेंट को यू थायराइड नहीं बनाया, मतलब जब सर्जरी हो रही थी तब भी वो हाइपर थायराइडिज्म के अंदर था। और जैसे ही थोड़ा बहुत ट्रॉमा होगा, जब मतलब आपने इंसिजन दिया थायराइड ग्लैंड पर, तो जो थायराइड हार्मोन है वो सर्कुलेशन में रिलीज हो जाएगा। जब सर्कुलेशन में रिलीज हो जाएगा तो वो क्या करवा देगा? थायराइड स्टॉर्म करवा देगा।
ओके। तो जो थायराइड स्ट्रॉम होता है ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है जब आप हाइपरथायराइडिज्म को सही से ट्रीट नहीं कर पाते और आपको कोई एक्यूट स्ट्रेस आ गया, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सर्जरी, जिसकी वजह से T3 T4 सर्कुलेशन में ज्यादा रिलीज हो गया। इसमें क्या होगा, डिलीरियम हो सकता है। डिलीरियम किसको बोलते हैं, एक्यूट टॉक्सिक कन्फ्यूजन स्टेट को बोलते हैं। फीवर हो जाएगा, जीआईटी की मोटिलिटी ज्यादा होगी, डायरिया हो जाएगा, टैकीएरिथमियास हो सकती है, एफib हो सकता है, बंदे की डेथ हो सकती है। ओके, एलएफटीज भी ज्यादा हो सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट पे आपने बीटा ब्लॉकर आपने इस्तेमाल करने हैं। क्यों, क्योंकि बीटा ब्लॉकर क्या करेगी, बीटा ब्लॉकर T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देगी और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को रोक लेगी। प्रोपैनथायोरेसिल देगी, पेराडिनिसोलोन देगी, जो वंस अगेन डीआयोडीनेस को इनहिबिट कर देते हैं, और लिगोल सॉल्यूशन दे देंगे। ओके, कि जब आप आयोडीन लोड करोगे ना, आयोडीन आयोडाइड देने से, ओके, आयोडाइड देने से T4 की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसको बोलते हैं वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट, यानी हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। क्लियर। जबकि जोर्ड बेसिडू इफेक्ट क्या होता है, आयोडीन देने से हाइपरथायराइडिज्म होता है। ठीक हो गया। अब ये कब होता है, ये उस वक्त होता है जब उस पेशेंट में ऑलरेडी आयोडीन की डेफिशिएंसी है और उस बंदे को कोई ग्रेव्स डिजीज या टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर है, यानी उसके थायराइड में कोई गोइटर है, कोई नोड्यूल है जो कि हाइपर एक्टिव है। ओके, और उसने आयोडीन की डेफिशिएंसी करा दी है, तो आप मजीद आयोडीन दोगे, उसको T3 T4 बनाने में इस्तेमाल कर देगा। ठीक हो गया। ये आपको आयोडीन कंट्रास्ट या इमिड्रियोन में देखने को मिल सकता होता है। ये वुल्फ चैकोफ इफेक्ट से ऑपोजिट होता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जो इमिड्रियोन होता है वो हाइपरथायराइडिज्म भी करवा सकता है, हाइपोथायराइडिज्म भी करवा सकता है। डिपेंड करता है आपने किस पेशेंट को दिया है। अगर आपने बिल्कुल ठीक ठाक पेशेंट को दे दिया है, मेरे जैसे बंदे को, तो मेरे वाले बंदे में क्या करवा देगा, हाइपोथायराइडिज्म करवा देगा। लेकिन उस बंदे को जिसमें ऑलरेडी ग्रेव्स डिजीज है, उसमें आपने आयोडीन दे दिया या मिड्रियोन दे दिया, तो वो उसमें क्या करवा देगा, हाइपरथायराइडिज्म करवा देगा। इस हाइपरथायराइडिज्म को बोलते हैं हम जोर्ट बेसिड्यू इफेक्ट। इसके बाद है कॉजेज ऑफ गोइटर। गोइटर क्या होता है, गोइटर थायराइड ग्लैंड की इन्लार्जमेंट को बोलते हैं। अगर पूरा थायराइड ग्लैंड इन्लार्ज हो गया है, इसको बोलते हैं स्मूथ या डिफ्यूज गोइटर, या एक पोर्शन इन्वॉल्व हुआ है, इसको बोलते हैं नोड्यूलर गोइटर। स्मूथ में आपका आ जाता है ग्रेव्स डिजीज आ जाता है, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस आ सकता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है, या TSH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा है। ओके, क्लियर। जबकि आपके नोडुलर में टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर, या एक थायराइड का एडिनोमा है, थायराइड के कैंसर है, या थायराइड का सिस्ट वगैरह आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये चीज आ जाती है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं मलिग्नेंसी के बारे में। तो जो थायराइड ग्लैंड की जो मलिग्नेंसी होती है, थायराइड ग्लैंड की जो मलिग्नेंसी है उसको दो में डिवाइड करना है। ओके, बिनाइन ट्यूमर होता है और मलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ओके, ठीक हो गया, बिनाइन ट्यूमर और मलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसमें आपने एक ही ट्यूमर पढ़ना है, वो है एडिनोमा। ओके, ठीक हो गया। और जो मलिग्नेंट ट्यूमर है, मलिग्नेंट ट्यूमर अगर फोलिकुलर सेल से बना है, ओके, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब हो गया, अगर फोलिकुलर सेल से बना है, या आपके जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं जिन्होंने कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करना है वहां से अराइज किया है, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल से अराइज किया है कैंसर। ठीक हो गया। तो पहले हमने पढ़ा कि जो थायराइड ग्लैंड के जो ट्यूमर्स होते हैं, वैसे मैलिग्नेंसी लिख दिया है। थायराइड ग्लैंड के ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होता है वो एडिनोमा होता है, और जो मैलिग्नेंट होता है अगर वो फोलिकुलर सेल से राइज करता है, फिर अगला पॉइंट आपने देखना है, ओके, कि उसमें ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियस और सेमामा बॉडी है या नहीं। अगर उसमें ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियस, ओके, यानी खाली खाली न्यूक्लियस है, और सेमामा बॉडी भी है जो कि डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होती है, अगर ये मौजूद है तो आपने जाना है पैपिलरी के अंदर। ठीक हो गया, तो ये क्या होता है, पैपिलरी होता है। और अगर ये नहीं है तो आपने जाना है फोलिकुलर कैंसर के अंदर। अगर पैराफोलिकुलर सेल का कैंसर है तो वो मेडुलरी होता है, और अगर अनडिफरेंशिएटेड है तो वो एनाप्लास्टिक होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया है। अब हर एक की एक खास-खास सिग्निफिकेंस होती है। ओके, लाइक अब यहाँ पे बहुत सारे वन लाइनर्स आपसे पूछे जाएँगे। लाइक सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर कौन-सा होता है? कौन-सा कैंसर खून के रास्ते से फैलता है? कौन-सा लिम्फेटिक के ज़रिए फैलता है? ये सारे वन लाइनर्स आपने याद करने हैं। अब आपने इसको ध्यान से सुनना है इस बात को। जो पैपिलरी कैंसर होता है, मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से होता है, 20 से लेकर 40 साल वाली फीमेल में देखने को मिलता है, सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, लिम्फेटिक रूट से फैलता है, लेकिन अगर खून के रास्ते से फैला तो ये लंग्स को इन्वॉल्व करेगा, ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियस होता है, सेमोमा बॉडी आपको देखने को मिलती है। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स थे पैपिलरी के अंदर। अब हम आते हैं फोलिकुलर। फोलिकुलर सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है, और इसमें दो चीजें नोट करनी है, कैप्सूल और वास्कुलर इन्वेजन। कैप्सूल
और वास्कुलर इन्वेजन। ओके, ठीक हो गया। एक बात रट्टा मार लेना कि जो फोलिकुलर कैंसर है इसको आप एफएनएसी से डायग्नोस नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि एफएनएसी में तो आपको सेल्स नजर आते हैं, तो जो एफएनएसी होती है वो फोलिकुलर कैंसर और फोलिकुलर एडिनोमा इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, बल्कि जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो है कैप्सुलर और वास्कुलर इन्वेजन, जो कि आपको सिर्फ बायोप्सी पे मिलेगा। ओके, ठीक हो गया। और जो फोलिकुलर कैंसर है इसका हिमेटोजीनस स्प्रेड होता है। इसके बाद मेडुलरी कैंसर है, पैराफोलिकुलर सेल से राइज करता है, सी सेल से राइज करता है, मैन 2A मैन 2B सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है, डायरिया करवा देता है ड्यू टू वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, और ये कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है एज अ ट्यूमर मार्कर। ठीक हो गया, क्लियर। लास्ट में एनाप्लास्टिक वाला, इसका सबसे गंदा प्रोग्नोसिस होता है, मोस्ट एग्रेसिव होता है, बल्कि ट्यूमर होता है। क्लियर। अब हम इंडिविजुअली स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो जो थायराइड एडिनोमा होता है वो क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर होता है थायराइड ग्लैंड का। ओके, और मोस्टली ये क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं, कोई काम नहीं करते, दैट मींस कोल्ड नोड्यूल होते हैं। ओके, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म भी करवा देते हैं। ओके, स्पेसिफिकली अगर इनमें जीन की म्यूटेशन आपको देखने को मिले। और रट्टा मार लेना कि एडिनोमा बिनाइन ट्यूमर में कैप्सूल और वास्कुलर इन्वेजन नहीं होती, अगर एक कैप्सूल या वास्कुलर इन्वेजन होगी तो वो फोलिकुलर कैंसर होता है। फिर आते हैं थायराइड कैंसर, फीमेल में ज्यादा कॉमन होते हैं। सारे कैंसर एफएनएसी से डायग्नोस हो जाते हैं सिवाय फोलिकुलर वाले से। उसके लिए आपने बायोप्सी करानी है, कैप्सुलर और वास्कुलर इन्वेजन आपने करनी होती है। और थायराइड कैंसर में आपने क्या करनी है? थायरॉयडेक्टमी करनी है, टोटल थायरॉयडेक्टमी करनी है। और थायरॉयडेक्टमी की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाइपोकैल्सीमिया, के थायराइड ग्लैंड के साथ आपने पैराथायराइड ग्लैंड भी निकाल दिया। जब आपने पैराथायराइड ग्लैंड निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? ओके, तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा? टेटनी हो जाएगी, और टेटनी की वजह से अगर लैरिंजोस्पाज्म हो गया तो उसकी वजह से वो मर भी सकता होता है। इसके अलावा अगर टेटनी हो गया तो इसमें आपको दो साइन देखने को मिलेंगे। ओके, एक होता है चॉपस्टिक साइन। ओके, दो साइन आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, चॉपस्टिक साइन आपको देखने को मिलता है, और दूसरा आपको ट्रोजियो साइन आपको देखने को मिलता है। ओके, ट्रोजियो साइन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कार्पो पेडल स्पाज्म ये भी आपको देखने को मिलता होता है। ओके, ठीक हो गया। चॉपस्टिक साइन का मतलब है कि फेशियल नर्व को टैप करूंगा तो ट्विचिंग होती है। ट्रोजियो साइन का क्या मतलब है? जब ब्लड प्रेशर का कफ इन्फ्लेट करूंगा अबव द सिस्टोलिक, तो कार्पल मसल का यानी जो हैंड के मसल का स्पाज्म आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये चीज आपको देखने को मिलती होती है हाइपोकैल्सीमिया से रिलेटेड। ओके, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके अलावा रिकरेंट लैरिंजल नर्व की कंप्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा? हॉर्सनेस और वॉइस आपको देखने को मिल सकती होती है। आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसके साथ एक्सटर्नल लैरिंजल नर्व होती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ इंफीरियर सॉरी रिकरेंट लैरिंजल नर्व होती है। क्लियर, तो ये आपने देख लेना है। जब सुपीरियर लैरिंजल नर्व डैमेज हो जाएगी, खासतौर पर इसकी एक्सटर्नल ब्रांच, तो बंदे का जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करना वो चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया, तो ये चीज आ जाएगी। इसके बाद पैपिलरी कैंसर है, मोस्ट कॉमन यही होते हैं। ओके, इसमें जो सेल्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस है बिल्कुल खाली खाली पड़े होते हैं, जस्ट लाइक ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस। इसके अलावा सेमोमा बॉडी आपको देखने को मिलती है। ओके, अब सेमोमा बॉडी आपको किन किन में देखने को मिलती है? इसका निमोनिक होता है PSM। ओके, पी से पैपिलरी कैंसर थायराइड का। ओके, एस से सीरस सिस्ट एडिनोमा, एम से मेनिंजियोमा और मेसोथीलियोमा। ओके, तो पी से पैपिलरी आ जाएगा। ओके, एस से सीरस सिस्ट एडिनोमा ऑफ ओवरी आ जाएगा, और एम से मेनिंजियोमा और मीजोथीलियोमा वगैरह आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपका आ जाएगा। इसके अलावा इसमें म्यूटेशन होती है, RET जीन की म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है, और ब्राफ की म्यूटेशन देखने को मिलती है। इसका रिस्क फैक्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, रेडिएशन होता है। अब इसका निमोनिक इसने पीस बनाया हुआ है। लाइक पेपिलरी कैंसर मोस्ट प्रीवैलेंट होता है, पाल्पेबल लिम्फ नोड होती है, लिम्फ नोड से फैलता है और प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। इसके बाद फोलिकुलर कैंसर है, सेकंड मोस्ट कॉमन है, गुड प्रोग्नोसिस होता है। कैप्सुलर और वास्कुलर इन्वेजन आपको देखने को मिलती होती है, हेमाटोजीनस सेपरेट होता है, लंग्स के पास जाता है, RAS की म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है। FNAC से आप डायग्नोस नहीं कर सकते, आपने बायोप्सी लेनी है। इसके बाद मेडुलरी कैंसर है, पैराफोलिकुलर सेल से निकलता है, जिनको सी सेल कहते हैं, कैल्सिटोनिन वगैरह प्रोड्यूस करता होता है, मैन 2A और मैन 2B सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा आपको अमालाइड का स्ट्रोमा आपको देखने को मिलता है, और डायरिया आपको देखने को मिलता है। ओके, लगे हाथ तो आपको सारे मैन सिंड्रोम बता देता हूँ। जो मैन 1 होता है इसमें 3P होते हैं, पिट्यूटरी। ओके, पिट्यूटरी पैराथायरॉइड यानी पिट्यूटरी का एडिनोमा होगा,
पैराथायरॉइड का एडिनोमा या पैराथायरॉइड हाइपरप्लेजिया या हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होता है। और तीसरा पेनक्रियाटिक ट्यूमर होता है, लाइक गैस्ट्रिनोमा होता है। इसके बाद मेन टू ए है। मेन टू ए में मेडुलरी कैंसर होता है थायराइड का। इसके साथ फियोक्रोमोसाइटोमा होता है और हाइपर पैराथायरॉइडिज्म आपको देखने को मिलता है। मैन टू बी, इसमें क्या देखने को मिलता है? मैन टू बी में मेडुलरी कैंसर, फियोक्रोमोसाइटोमा, साथ में मार्फानाइट हैबिटस और म्यूकोजल न्यूरोमास देखने को मिलते हैं। तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा। बाकी अमालाइड स्ट्रोमा को देखने के लिए कॉन्गोस्टीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका एनाप्लास्टिक, बूढ़े पेशेंट में होता है, 60 साल से ऊपर वाला, रैपिडली ग्रो करता होता है, कंप्रेसिव सिम्पटम प्रोड्यूस करता है लाइक डिस्फेजिया, डिस्निया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, गंदा प्रोग्नोसिस होता है और ये P53 म्यूटेशन से एसोसिएटेड होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हमारा हो गया थायराइड हार्मोन वाला टॉपिक। आई थिंक थायराइड हार्मोन वाला टॉपिक खत्म हो गया है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैल्शियम वाला टॉपिक है। कैल्शियम वाला ओके,